आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, हालांकि ये वक्त तो ख़बरनामे का है, लेकिन आज हमने एक फिर डॉक्टर से मुलाकात का प्रोग्राम तरतीब दिया है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आज हर एक को सब चीज़ मालूम होना चाहिए। हर किस्म की बीमारी के बारे में, एहतियाती तदाबीर के बारे में, हर चीज़ से वाक़फ़ियत हासिल करनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत कम ये आ रहा है कि किस तरह से इसको निपटा जाए। तो नाज़रीन, हम हमेशा की तरह इस बार फिर एक बार डॉक्टर संजीव कुमार साहब, जो हैदराबाद के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनको मदऊ किया है, जो कोरोना वायरस के स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं। और आज तक देखा गया है कि कोरोना वायरस के मामले में संजीव कुमार एक कामयाब तरीन डॉक्टर साबित हुए हैं, क्योंकि उनका फार्मूला सिर्फ़ एक ही है। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल मत आइए, और ये एक बिंदास डॉक्टर है जो हमेशा यही कहते हैं कि हॉस्पिटल मत आइए, अपने आप को जो है और परेशान मत करिए, सिर्फ हिम्मत से रहिए, घरों पर रहिए और मामूली इलाज करिए, ठीक हो जाइए। हालांकि बहुत हिम्मत वाली बात है कार्डियोलॉजिस्ट का इस तरह का कहना, जिसकी वजह से आज ये आवाम में चहीते डॉक्टर बने हुए हैं। आपके वीडियोस वगैरह बहुत ही वायरल होते हैं। तो आज हम उनको बुलाए हैं बात करने के लिए। कोरोना वायरस की तो बात हमेशा हम करते हैं, आज हम बात करेंगे उनसे और एक नई बीमारी के बारे में, ब्लैक फंगस के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है फिर एक बार। आप टी न्यूज़ परमानेंट डॉक्टर हो गए, हमारे पैनल डॉक्टर हो गए आजकल। तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम लोग और हमारे ऑडियंस व्यूवर्स वगैरह कि इतनी हिम्मत आप देते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार ये वाहिद डॉक्टर हैं ये जो कहते हैं कि दवाखाने को मत आइए, और घरों पर रह के आपने हज़ारों लोगों का इलाज किया है। और माशाल्लाह आपका जो नुस्खा है उससे सिर्फ घर में रह के लोग ठीक हो रहे हैं, सिर्फ 100 रुपये में। तो अल्लाह मियाँ आपके हाथ में इतनी शिफा दिया है, हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि लोग आपको जो सीरियसली फ़ॉलो करते हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारी हुकूमत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़, हर डिपार्टमेंट का एक ही काम हो गया है, कोरोना वायरस। पहले ऐसा होता था कि फ़लाँ देश ने ऐसा किया, उसके साथ युद्ध किया जाए, टेररिज़म आया है उसके साथ ऐसा किया जाए, नक्सलिज़म आया उसके साथ, कम्युनलिज़म आया, फिर अब सब ख़त्म हो के कोरोनाइज़म आ गया। अब फिर उसके बाद जो है ब्लैक फंगस। क्या हमारा काम सिर्फ बीमारियों से लड़ना रह गया? शुक्र है उस ऊपर वाले का जिसने आज हमें फिर जोड़ दिया। आप देखिए, सारे देश आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, आज एक कॉमन बीमारी ने हम सबको एक साथ कर दिया। हम सब लोग मिलकर के ये देखने को लगे कि इस बीमारी को हराना कैसे है। उसमें हमने बहुत सारी गलतियां भी करी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी फाइनल करी, और आज एक चीज़ में हम बाहर निकल के आए कि हॉस्पिटल जाने से मौतें ज़्यादा हो रही हैं और घर रहने से, हिम्मत करने से कम दवा से मौतें कम हो रही हैं। ये जो मल्टी विटामिन्स हैं, ये जो नई नई दवाइयाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन, रेमडेसिविर के नाम से अलग अलग दवाइयाँ दी जा रही थी, ये सारे ट्रायल्स के अंदर फेल हो गई। अगर आप मुझसे पूछो आज अगर कोरोना का एक इलाज जो सबसे कामयाब है, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, वो सिंपल दवाई है। पहले हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते की बीमारी है, पहले हफ्ते पैरास्टामोल और दूसरे हफ्ते स्टेरॉइड, कोई भी स्टेरॉइड। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये वर्ल्ड की रिसर्च कहती है कि इन 2 दवाइयों के अलावा हमारे पास दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो जान बचा रही है। आपको जब पहले हफ्ते बुखार आए, लाइट आए, तो पैरास्टामोल खाइए और खाते रहिए, बुखार आने मत दीजिए। और पैरास्टामोल खाने के बाद भी आपका बुखार 100 से ऊपर जा रहा है तो 5 दिन के लिए स्टेरॉइड। 5 दिन से ज़्यादा स्टेरॉइड अगर आपने लिया तो ब्लैक फंगस आएगी ही आएगी। तो डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस है क्या? अब फंगस तो हम लोग बचपन से सुनते आए, फंगस का मतलब है कंजाल। कंजाल या नमी जो घर के अंदर आती है, हरी हरी, फिर थोड़े दिन के बाद वो काली हो जाती है, नमी जिसको कहते हैं। कंजाल ऐसी जगह आती है जहाँ पर धूप नहीं आती। तो ये ब्लैक फंगस है क्या चीज़? अभी और एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, सुबह आज मैं नेशनल टीवी पे देख रहा था कि अहमदाबाद में 16 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस आया है। तो क्या है इसके बारे में ज़रा?
ब्लैक फंगस ये आदमी की बनाई बीमारी है। फंगस सारी दुनिया में रहती है। अगर आप ध्यान से देखिए, ये ब्रेड का पीस है, ये हमारे लंग्स के जैसे दिखते हैं। ये इस ब्रेड के पीस को अगर हम 2 दिन भी नमी डाल करके, पानी डाल करके अगर कहीं भी छोड़ देंगे तो इस पर ब्लैक ब्लैक दिखने वाली फंगस जैसी उग जाती है। तो ये फंगस यूबिक्यूटस है, मतलब पूरी दुनिया में हर जगह मिलती है। जब हम लोग पेशेंट्स को डैम्प एनवायरनमेंट में एक बंद कमरे में रखने लगे, जहाँ पे सिर्फ एसी, धूप ना आना और बंद सारे कमरों के अंदर रखने लगे, और इन लोगों को शुगर थी, ऐसे लोगों को ये फंगस ऑटोमेटिकली ग्रो कर गई। ये दिखती कैसे है? आप ये सीटी स्कैन का एक पिक्चर देखिए। इस सीटी स्कैन में ये जो ब्लैक ब्लैक एरियाज हैं, ये एयर के भरे हुए एरियाज हैं। आप देखिए इस वाले एरिया में वाइट वाइट एरिया जो भर गया है, ये वाला हिस्सा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो आप इधर देखिए ये ब्लैक है, और इसी के बदले ये वाली जगह देखिए तो ये वाइट वाइट है। ये वो हिस्सा है जहाँ पे ये फंगस आकर के बैठ गई है। ये आँख से बहुत पास में है, आँख में चल सकती है, ब्रेन से बहुत पास में है, ब्रेन में जा सकती है। इसी वाले वाइट वाइट स्ट्रक्चर को हम ब्लैक फंगस या वाइट फंगस कहते हैं। ये आई क्यों? क्या ये पहले भी बीमारी थी? हाँ थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2, 4, 10 केस देखे होंगे, पर आज आईसीयू में जाइए तो भरे पड़े मामले हैं, बहुत सारे आ गए हैं। और इसकी भी गलती हमसे ही हुई जब हमने स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा दिन के लिए दिए। स्टेरॉइड देने से बॉडी की इम्यूनिटी दब जाती है, और ये स्टेरॉइड 5 दिन से ज़्यादा कभी भी नहीं देने चाहिए। और आपको अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है, और इस फंगस से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। इस फंगस से सिर्फ बचने का तरीका है, और इससे बचने का तरीका अल्लाह मियाँ ने, भगवान ने हमें खुद दिया है, वो है धूप। अगर आप 15 मिनट धूप में बैठेंगे तो ये फंगस कभी भी नहीं आ सकती। जैसे कि अगर हमारे घर में किसी चीज़ को फंगस लग जाए तो हम क्या करते हैं? उसको ले जा करके धूप पे रखा देते हैं। तो हर वो बुज़ुर्ग, हर वो ओल्ड एज, हर वो डायबिटिक लोग या जवान लोग जिनको डायबिटीज़ हुई है, अपनी शुगर को 200 से कम रखें और 15 मिनट रोज़ धूप में बैठें अगर आपको फंगस से बचना है। जी, ब्लैक फंगस का जो है, अगर ब्लैक फंगस नहीं आना है वो बता दीजिए क्या करना है, एहतियाती तदाबीर। ब्लैक फंगस, अब मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे ब्लैक फंगस आए, तो मैं क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्लैक फंगस तभी पकड़ती है आपको जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाए। अच्छा, किन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है? जिनकी शुगर बिगड़ जाती है। ओके। अब हॉस्पिटल आने के बाद स्ट्रेस होने की वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से, या स्टेरॉइड्स की वजह से हमारी शुगर बिगड़ जाती है। इसलिए वो सब लोग जिनको नई शुगर आ गई है या शुगर बिगड़ गई है, वो अपने डॉक्टर से इलाज करा करके, गोलियां टाइम से ले करके, या चीनी बंद करके, थोड़ी एक्सरसाइज करके, या इंसुलिन लगवा के अपनी शुगर को 200 से नीचे रखें। अगर आपकी शुगर 200 से नीचे रहेगी तो फंगस आने का डर कम हो जाता है। दूसरा, आपको डैम्प एनवायरनमेंट में नहीं रहना है, मतलब बंद कमरों में जहाँ पे सीलन आ जाती है। आपने अमूमन देखा होगा फंगस सिर्फ सीलन एरियाज को पकड़ती है, नमी। हाँ। फॉल सीलिंग, एसी में रहना बहुत ज़्यादा समय, धूप में ना अच्छा, निकलना, रात भर एसी में नहीं रहना, रात भर एसी में रहना, एक बंद कमरे, अंधेरे कमरों में रहना, या आर्टिफिशियल लाइटिंग में जा कर के रहना, इन एरियाज में फंगस का पकड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो हर वो लोग जिनको शुगर है और जो ओल्ड एज हैं, और आप ब्लैक फंगस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, मैं क्यों कहता हूँ प्रिवेंट, क्योंकि अगर एक बार ब्लैक फंगस हो जाए तो 10 में 7 लोग नहीं बचते। इसलिए आज ये टाइम है कि हम ये समझ लें कि अगर आप रोज़ 15 मिनट धूप में जाएंगे तो ब्लैक फंगस नहीं आती, और अगर किसी वजह से आ गई तो उसका प्रकोप, उसका पावर कम हो जाती है अगर आप धूप में बैठे। अच्छा, तो बेहतरीन इलाज है ये धूप में बैठने का। धूप में तो रात में जो है खिड़कियाँ वगैरह खुले रखें, फैन में तो रह सकते हैं। ताज़ी हवा, फैन और धूप, ये इसका बहुत ही बेहतर इलाज है। दूसरा, ये खासकर किनको पकड़ती है? जो लोग ओल्ड एजेड हैं और हमेशा बेड पे लेटे रहते हैं। आपको कोशिश करना है इन लोगों को जो रिकवर हो गए हैं, जिनकी ऑक्सीजन ठीक है, उनको चेयर पे बिठा करके सुबह 10-15 मिनट धूप लगाएं ज़रूर। जी, लेकिन ये बच्चों में क्यों आ रही है? 16 साल के लड़के में भी आ गई आज।
जब तक आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन नहीं होती फंगस आपको नहीं पकड़ सकती। हाँ, उस लड़के को मैंने सुना था कि साइनस है। साइनस है। हाँ। तो आप देखिए कि हमारा साइनस करता क्या है। ये हमारे साइनसेस हैं, अगर आप देखिए इनमें एयर भरी रहती है। ये सारे साइनसेस इनमें एयर भरी रहती है और ये हमारे एयर कंडीशनिंग का काम करती है, हमारी बॉडी की एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं साइनसेस। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो इन एयर साइनसेस में फंगल स्पोर्स आ जाते हैं जो साइनोसाइटिस बनाते हैं। ये पानी की तरह इन साइनसेस को भर देते हैं। और अगर आपने स्टीम नहीं ली, अगर आपने योगा या कोई एक्सरसाइज नहीं करी या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं करी, तो ये साइनसेस गंदगी से भर जाते हैं जो बाद में ब्लैक फंगस को जन्म देते हैं। अच्छा, तो अब ये रेमडीसिविर तो मुबारक आपका जो मुतालबा था, रेमडीसिविर अब बोलना चाहिए हैदराबाद टू WHO, जो आपकी आवाज़ उठी थी हैदराबाद में, टी न्यूज़ के इंटरव्यू से उठी थी आवाज़। आपने बताया था कि रेमडीसिविर बेकार चीज़ है, तो ये WHO ने मान लिया उसको। एक्चुअली जब कोरोना आया तो सब लोग कूद पड़े कि हम कौन सी ऐसी दवाई निकाल दें जिससे कि हम किसी तरीके लोगों को बचा लें। नीयत तो अच्छी थी, इसीलिए हमारे इंडिया में आइवरमेक्टिन जैसी गोलियां, फ्लूवीर जैसी गोलियां जो पहले कभी किसी वायरस में दी जाती थी, हम ट्राई करने लगे। जब नतीजे आए तो नतीजे हैरान करने वाले थे कि सिवाय पैरास्टामोल के और स्टेरॉइड के कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो इस सच्चाई के साथ हम लोग हिम्मत से आपके सामने नहीं आ पाए, हम डॉक्टर कम्युनिटी खुद नहीं आ पाई कि नहीं, हम देते रहे ये सब इलाज जो कि प्रूवन हो गया कि ये मदद नहीं कर रहा है। आजकल हमारी मेडिसिन को बोला जाता है मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन का मतलब अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो सामने आओ और हिम्मत से बताओ कि ये काम नहीं कर रहा है। तो हिम्मत करनी है तो एक ही चीज़ है, आज की तारीख में पैरासीटामोल और स्टेरॉइड। पहले हफ्ते में पैरास्टामोल और दूसरे हफ्ते में स्टेरॉइड। इसको छोड़ के आज तक जो भी दवाई किसी ने दी गई, प्लाज्मा थेरेपी, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सब रिजल्ट्स में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई। इसीलिए कोरोना का इलाज 30 रुपए का इलाज है, 10 रुपए की पैरास्टामोल और 20 रुपए का फिर ये लाखों रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हो रहा है, बिलिंग हो रही है, फिर वो क्यों हो रही है? वो बंद हो जाना चाहिए। और उसको बंद कैसे होगा? जब आपको इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इलाज कोरोना का होता क्या है। आप देखिए, कोरोना पहले 7 दिन के अंदर शरीर में रहता है और पनपता है। कोई भी एंटीवायरल दवाई जब काम नहीं करती तो उस मरीज को एडमिट कराना क्यों है? आप डर जाते हैं, आपकी ऑक्सीजन कम हो जाती है, और आप जब एक्सर्शन करते हैं तभी भी मैंने आपको समझाया था, ऑक्सीजन कम हो तो उल्टे होकर लेटिए, आपकी ऑक्सीजन इमीडिएटली इंप्रूव हो जाएगी। हॉस्पिटल जाने से, आपको ऑक्सीजन लगा देने से, उस ऑक्सीजन को बढ़ाते 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 जाने तक, वेंटिलेटर तक जाके, जब मैं खुद आपको बोल रहा हूँ या पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि वेंटिलेटर से कोई लोग वापस नहीं आ रहे, तो हम उस रास्ते जाना क्यों? हम सिर्फ उसी रास्ते जाएं कि इस कोरोना को प्रिवेंट कैसे करें। जैसा अभी समझाया गया कि मास्क लगाइए, दूर रहिए। अगर हो गया तो डर मत करिए, क्योंकि कोरोना तो आएगा। अगर आपने वैक्सीन लगाई तो भी आपको कोरोना आएगा, और ये सच्चाई है। कोरोना सिर्फ एक ऊपर वाले की बनाई हुई छोटा सा वायरस है, जिसने उस पूरी हमारी कम्युनिटी को ये समझा दिया कि आप इतने ताकतवर नहीं हो, मेरा ये छोटा सा वायरस भी आपको पूरा हिला सकता है। पूरा वर्ल्ड स्टैंड स्टिल पे आके बैठ गया। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज डर नहीं है। अगर आप टाइम से रेस्ट करिए, टाइम से खाना खाइए, अपनी ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखिए और डरिए नहीं, तो आपको कोरोना कुछ नहीं करेगा। माशाल्लाह। तो ये जो 19वीं सदी में भी एक वबा आई थी, जो अक्सर लोग कहते हैं 100 साल में एक बार इस किस्म की वबा आती है, तो क्या ये कुदरत का खैर माना जाता है? ये कुदरत का हमको सिखाने का नज़रिया है। 1918 में भी एक ऐसी कहर आई थी जिसे स्पेनिश फ्लू बोला जाता था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते वक्त, या इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, आप ऐसा समझिए। जब ये सैनिक सारे के सारे फैल गए और वापस अपने घरों में चले गए वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, तो इसकी सेकेंड वेव आई थी। और वो सेकेंड वेव पहली वेव से 4 गुना बड़ी थी। जब हमने देखा कि इस कोरोना में भी ऐसा ही हुआ कि पहली वेव छोटी थी और हम लोग खुश हो गए कि हमने फर्स्ट वेव पार कर ली, पर जब सेकेंड वेव 4 गुना बड़ी आई तो हम सबके हाथ फूल गए। जितनी भी मेडिकल कम्युनिटी थी, जितनी भी हमारे प्रशासन थे, सब लोगों को अपनी पूरी फोर्स लगानी पड़ी सेकेंड वेव को रोकने के लिए। आज सेकेंड वेव उतर रही है, ऑलरेडी उतर गई है, 3/4 सिर्फ रह गई है, और जो कि 2 या 3 महीने में उतर जाने वाली है। ये उस स्पेनिश फ्लू के टाइम की बात है।
थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव इससे बड़ी होगी, बच्चों को इन्फेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि थर्ड वेव आएगी, पर सेकेंड वेव से आधी होगी और बड़े आराम से मैनेज हो जाएगी। बच्चों को ज़रूर आएगी पर ज़्यादा बड़ा इफेक्ट्स नहीं आएंगे। और हम ये जो गलतियां करें अभी तक, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड देने की, धूप में ना बैठने की, अपनी सेहत का ध्यान ना रखने की, शुगर को कंट्रोल ना रखने की, इन सब को हम थर्ड वेव में ये गलतियां ना करेंगे। राइट सर। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई। जिन डॉक्टर साहब को इसलिए लोग कहते हैं कि बिंदास डॉक्टर, डॉक्टर संजीव कुमार हमेशा जो भी बात करते हैं बिंदास करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। इंशाल्लाह हम थर्ड वेव में एहतियात करेंगे। थर्ड वेव अगर ना आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। वैक्सीन सब लोग लेंगे ताकि थर्ड वेव का मुकाबला कर सकें। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं डॉक्टर संजीव कुमार साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। दीजिए इजाज़त। क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।